हाँ स्टूडेंट, देखिए अपना टॉपिक चल रहा था कंपनी अंकेक्षक की अयोग्यता। नेक्स्ट सेक्शन मैंने आपको स्टार्ट करवा दी थी, सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज जी। अब इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए ये सेक्शन कहती है कि यदि कोई भी अंकेक्षक कहीं और पूर्णकालीन रोजगार में है तो वो किसी भी कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता। होल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, अगर वो कहीं भी फुल टाइम जॉब कर रहा है तो वो किसी भी कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता। दूसरा, जो आरपीएससी लेवल पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिनस बोर्ड भी पूछता रहता है, एक चार्टेड अकाउंटेंट मैक्सिमम 20 कंपनी क्या कर सकता है, ऑडिट कर सकता है। इसको अपन बोल सकते हैं अंकेक्षण की अधिकतम सीमा। अंकेक्षण की अधिकतम सीमा कि एक चार्टेड अकाउंटेंट कितनी ऑडिट कर सकता है, मैक्सिमम लिमिट क्या है, अंकेक्षण की अधिकतम सीमा क्या है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट, कि ऑडिट की संख्या पे क्या सीलिंग है, मतलब क्या लिमिटेशन है। यहां तक समझ में आ गया। एक सीए कितनी कंपनी की ऑडिट कर सकता है, 20 की। तो देखो, जब मैं ये कह रहा हूं कि एक सीए, इसका मतलब ये है कि यह सीमा जो है, ये जो लिमिट है, ये क्या है, प्रति व्यक्ति है। ये लिमिट क्या है, पर पर्सन है। यानी कि एक सीए 20 कंपनी की ऑडिट कर सकता है। अगर 2 सीए होंगे तो 40, 3 होंगे तो 60। यानी ये लिमिट जो है ना, ये पर पर्सन है, पर फर्म नहीं है कि एक फर्म 20 कंपनी की ऑडिट कर सकती है। नहीं, एक सीए 20 कंपनी की ऑडिट कर सकता है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताना। एक सीए फर्म है जेके एंड कंपनी, इसमें 3 पार्टनर हैं, जे के जी, तीनों सीए हैं। बताओ ये फर्म कितनी ऑडिट कर सकती है? तो आपने आंसर कैसे दिया, 3 इंटू 20 इक्वल टू 60 कंपनी ऑडिट ये कर सकती है। यहां तक कोई डाउट समझ में आ रहा है? ये लिमिट क्या है, पर पर्सन है। अगर फर्म में 10 सीए होते तो 200 ऑडिट कर लेते। आपको तो 20 से गुणा करना है, जितने सीए हैं उतने। अब मुझे, अगर आपके समझ में आ गए तो इसके आंसर देते जाओ। जेके एंड कंपनी एक सीए फर्म है, इसमें 3 पार्टनर हैं, जे के जी। जे सीए है, के सीए है और जी सीएस है। आंसर दो, बताओ ये फर्म कितनी ऑडिट एक्सेप्ट कर सकती है? तो आप क्या कहेंगे, 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 कंपनी ऑडिट कर सकती है। 20 कौन करेगा, जे, और 20 कौन करेगा, के। समझ में आ रहा है? 20 पे साइन कौन करेगा, जे करेगा, और 20 पे साइन कौन करेगा, के करेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर जी का क्या करना है, जी सीए है ही नहीं, तो ये ऑडिट नहीं कर सकता। लेकिन इसकी वजह से फर्म अयोग्य नहीं हो रही है, क्योंकि आपने क्वालिफिकेशन पढ़ी थी कि अगर कोई सीए फर्म में, मतलब किसी भी फर्म में अधिकांशतः साझेदार क्या होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, तो उस फर्म को नियुक्त किया जा सकता है। और ये ऐसी कोई अयोग्यता नहीं है कि साहब आपके यहाँ पे एक सीएस आ गया तो फर्म ही अयोग्य हो गई। पर ये ऑडिट नहीं कर सकता, क्योंकि ये कौन नहीं है, सीए नहीं है। तो जो सीए नहीं है वो ऑडिट नहीं कर सकता। यहाँ तक समझ में आ गया सबके? आगे बढ़ूँ। अब बात आती है, सब कौन सी 20 पे जे साइन करेगा और कौन सी 20 पर के साइन करे? 40 पे साइन कर सकते हैं, 20 पे जे करेगा और 20 पे के करेगा। तो कौन सी 20 पे तो जे साइन करे और कौन से 20 पर के साइन करे? ये इनका आपस का क्या है, मामला है। आप आपस में तय कर लो कौन से पे साइन करना है। बस 20 से
21वीं पे आप साइन नहीं कर सकते। बोलो ये समझ में आ गया? चलो अगर समझ में आ गया तो मुझे एक और एग्जाम्पल है, इसका भी आंसर देना। जेके एंड कंपनी एक सीए फर्म है, इसमें 3 पार्टनर हैं, जे के जी, तीनों क्या हैं? सीए हैं। लेकिन ये जो जी है ये आईसीआईसीआई बैंक में पूर्णकालीन क्या है? रोजगार में है। ये वहां पर जॉब करता है और यहाँ पे पार्टनर बन के भी बैठा हुआ है। ये पूर्णकालीन किस में है? रोजगार में है। समझ में आ गया? अब मैंने इसकी दोनों टॉपिक को कवर करके एक क्वेश्चन बना दिया। आंसर बताओ, ये फर्म कितनी ऑडिट कर सकती है? अगेन आपका आंसर है 2 × 20 = 40। 20 ऑडिट कौन करेगा? जे, और 20 कौन करेगा? के। ये ऑडिट नहीं कर सकता, कि जो पूर्णकालीन रोजगार में है वो ऑडिट नहीं कर सकता। लेकिन फर्म तो क्या है? फिर भी योग्य है। ये भी समझ में आ रहा है सबके? तो ये जो लिमिट है ये पर पर्सन है। अब पर पर्सन की लिमिट में ध्यान रखना, हमें किसको लेना है? चार्टर्ड अकाउंटेंट को, जो किस में हो? प्रैक्टिस में हो। अगर कोई सीएस है उसको मत गिनना, अगर कोई सीए कहीं पे नौकरी कर रहा है उसको मत गिनना। ये समझ में आ गया? एक और कहानी सुनाता हूं। एक और सीए फर्म है पीक्यू एंड कंपनी, इसमें 3 पार्टनर हैं, पी, क्यू और जे। ये वाला जे है, ये यहां भी पार्टनर है। अब ये कोई मनाही तो है नहीं कि साहब आप 2 जगह पे पार्टनर नहीं हो सकते। बताओ मना है क्या? मना है? कोई मना नहीं, काम ही तो कर रहे हो। देखो अपने इंडिया में लॉकडाउन लगा, सबको याद हो गई, ताजा ताजा ही था। तो एक पुरानी कहावत थी कि साहब एजुकेशन में कभी भी डाउनफॉल नहीं आता। भाई हम लोग जो काम करते हैं तो हमें लोग यही कहते हैं कि यार तुम्हारी लाइन कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चे पढ़ें तो गई। पर कोरोना काल में सबसे ज़्यादा बैंडी किसकी बची? एजुकेशन लाइन वालों की। सारी कोचिंगें बंद, सारी कोचिंगें बंद। अब क्या करें? तो आपको बताऊं, बहुत सारे टीचर अपने अपने गांव चले गए। जो जयपुर पढ़ा रहे थे, भाई लाइसेंस तो है नहीं, कोई सरकारी नौकरी थोड़ी जो हर महीने की महीने सैलरी आएगी। पढ़ाओगे तो आएंगे पैसे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो बेचारे कहीं तो पढ़ाने के भरोसे ही यहाँ पे जिंदा थे, गांव चले गए बेचारे। क्या करते? मेरे कोई फर्क नहीं पड़ा, अपने तो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा जी? क्योंकि मैं एक आजीविका के ऊपर निर्भर हूं ही नहीं। मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोचिंग पढ़ाऊं तो ठीक है, नहीं पढ़ाऊं तो ठीक, कि मेरे पास तो और मेरे बहुत सारे काम है। मेरा बिजनेस चल गया उन दिनों में, ऑनलाइन का जमाना आया, ऑनलाइन में बिजनेस करता हूँ, तो वो बिजनेस में हम कमाने लग गए। मेरी सीए की प्रैक्टिस में क्या तेजी क्या मंदी, वो तो फिक्स है, बस थोड़ी फीस बाद में आ जाएगी और क्या होगा। तो बताओ मैं 3-4 काम करता हूँ तो कोई गुनाह थोड़ी कर रहा हूँ। तो अगर कोई सीए 2 जगह पार्टनर बन जाए तो कोई गुनाह थोड़ी है। अलाउ है या नहीं है ये बताओ? अलाउ है, अलाउ है पार्टनर बनना, पर लिमिट बढ़ाना अलाउ नहीं है। लिमिट तो कितनी है? 1 सीए = 20 कंपनी। अब मान लो इस फर्म में इस जे ने 6 ऑडिट के ऊपर क्या कर रखे हैं? साइन कर रखे हैं। ऑडिट किसके पास आई थी? पीक्यू एंड कंपनी के पास, और उसमें से 6 पे किसने साइन कर दिए? जे ने। कहानी समझ में आ रही है? इस क्वेश्चन का आंसर दोबारा दो। ये फर्म कितनी ऑडिट ले सकती है? तो देखो जी कर नहीं सकता, के की मान लेते हैं कि कहीं और नहीं है, तो 20, और इसकी कितनी बच गई? अब इसकी 20 में से 6 माइनस हो गई, कितने बच गए? 14। तो ये फर्म कितनी ऑडिट कर सकती है? 14 + 20 = अब 34 ही ऑडिट कर सकती है। बोला समझ में आ रहा है? शॉर्टकट में बोल दूं, एन कैन परकैन कैसे ही कर लो, कैसे ही घुमा लो। चाहे आप अकेले काम कर रहे होंगे, 10 जगह फर्म में पार्टनर होंगे, कैसे भी घुमा के क्वेश्चन आ जाए, आप तो अडिग रहना। 1 सीए,
20 कंपनी की ऑडिट। गलत होगा ही नहीं, गलत होगा ही नहीं। समझ में आ गई क्या आवाज? यहां तक क्लियर है? तो एक सीए जो है कितनी कंपनी की ऑडिट कर सकता है मैक्सिमम? अब आगे की कहानी सुनो। ये एक क्लाइंट मेरे पास आए और ये कहते हैं सर आप हमारी कंपनी की ऑडिट कर दो। तो ये जो बंदा था ये 21वें नंबर का था। मेरे पास में ऑलरेडी कितनी कंपनी की ऑडिट आ चुकी? बताओ मैं इसकी ऑडिट ले सकता हूं कि नहीं ले सकता? बताओ। नहीं, मान लो अपवाद नहीं है, रेगुलर है, नहीं ले सकता ना, क्योंकि एक सीए कितनी ऑडिट कर सकता है? 20। तो मेरे मन में आया कि यार इसकी तो ऑडिट ले ही नहीं सकता, मैं इसको मना करने वाला ही था। इतने में ये बोला कि सर देखो ऑडिट तो आपसे ही कराऊंगा, चाहे फीस 10 लाख रुपए ले लेना। क्या बोले आप? आइए बेटे, क्या लेंगे आप? चाय, कॉफ़ी, क्या लेंगे? कोल्ड कॉफ़ी भी मिला लेंगे, बताएं क्या लेंगे आप? 10 लाख का किराया का साहब, अत्था माझी सटकी। और ये पहला किराया था 10,000 का। इस 10,000 के चक्कर में 10 लाख वाला जा रहा है। दिमाग सटकेगा नहीं सटकेगा? मैं क्या सोचता हूं, आजा आजा वेलकम। इसको क्या मालूम कि मेरे पास ऑलरेडी कितनी ऑडिट है? तो मुझे मालूम है ना भाई, आप मेरे को अपॉइंट कर रहे हो, आपको मालूम है मेरे पास कितनी ऑडिट है। तो जिम्मेदारी तो कंपनी की है, क्योंकि अयोग्यता किसकी पढ़ रहे हो? कंपनी अंक 61 की। और एक्ट कौन सा पढ़ रहे हो? कंपनी एक्ट, जो कंपनी पे लागू है। और वो किसी अयोग्य व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकती। मैं क्या हूं यहां पर? अयोग्य, क्योंकि 20 ऑडिट में ऑलरेडी ले चुका। इसका क्या सॉल्यूशन है? मैं तो पैसों की लालच में ले लूंगा ऑडिट। आ जाओ वेलकम वेलकम। इसका क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है कुछ? बिल्कुल है। हाँ नहीं, वो डम्मी तो अपन बोल चाल में बोलते हैं, प्रैक्टिकल में कोई डम्मी होता ही नहीं। वो तो अपन ठीक है, कई लड़कियां सीए बन जाती हैं, कुछ काम धाम नहीं करती, तो डिग्री हमको दे दो भाई, हमारे क्या बन जाओ, पार्टनर बन जाओ, उसके भरोसे हम साइन कर सकते हैं। वो एक अलग कहानी है। पर इसका एक सॉल्यूशन है। कंपनी एक्ट में प्रोविजन क्या डाल दिया कि अगर आप किसी भी अंकेक्षक को नियुक्त करते हो तो उसको नियुक्त करने से पहले आप उससे एक सर्टिफिकेट ले लो। कौन लेगा सर्टिफिकेट? कौन लेगा? कंपनी लेगी। किससे लेगी? सीए से। किस बात का सर्टिफिकेट लेगी? कि हम आपको नियुक्त कर रहे हैं तो हमारी नियुक्ति इस लिमिट से ऊपर नहीं है, इसके अंदर अंदर आ रही है। इसलिए जिम्मेदारी क्या डाल दी कि कंपनी को अंकेक्षक से लिखित प्रमाण पत्र नियुक्ति से पूर्व लेना होगा। नियुक्ति से पूर्व लेना होगा। कंपनी सीए से अपॉइंट करने से पहले सर्टिफिकेट लेगी कि भैया हम तेरे को अपॉइंट कर रहे हैं, तू ही बता दे कि 20 को क्रॉस तो नहीं कर गया। तो सर वो सीए तो झूठा सर्टिफिकेट भी दे देगा, फिर कंपनी की अटक खत्म हो गई ना। फिर तो किसकी अटक शुरू हो गई? सीए की। भाई तुमने फर्जी सर्टिफिकेट कैसे दे दिया? तो कार्रवाई फिर मेरे खिलाफ होगी। अगर मान लो कोई सीए झूठा सर्टिफिकेट दे दे तो, यानी कि 20 से ज्यादा ऑडिट एक्सेप्ट कर ले तो हो सकता है नहीं हो सकता? बताओ। तो क्या होगा? ये ऑडिट जो आप एक्सेप्ट करे वो तो इनवैलिड हो ही गई। साथ ही साथ यदि अंकेक्षक त्रुटि करता है, यदि अंकेक्षक क्या करता है? त्रुटि करता है, तो उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के शेड्यूल सेकंड के पार्ट सेकंड के क्लॉज सेकंड में
क्लॉज सेकंड में पेशेवर दुराचरण, पेशेवर दुराचरण, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, पेशेवर दुराचरण का दोषी माना जाएगा, दोषी माना जाएगा। और सी इंस्टीट्यूट खुद कार्रवाई करेगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो बाद में आएंगे। बोलो समझ में आ गया? ये क्या होते हैं जी पेशेवर दुराचरण? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या होते हैं? जितने भी प्रोफेशनल होते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वकील हो, चाहे सीए हो, चाहे सीएस हो, इन सबके कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए हैं। कोड ऑफ कंडक्ट जानते हो? आचार संहिता। और इनको अपना व्यवहार उस आचार संहिता के अनुसार रखना है, और अगर आप उसकी पालना नहीं करते हो तो उसे क्या माना जाता है? पेशेवर दुराचरण माना जाता है। और फिर आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा आपके अगेंस्ट कि आप अनुशासन में नहीं है। और कौन लेगा कार्रवाई? कौन करेगा? खुद सी इंस्टीट्यूट करेगा, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में मैं गिल्टी हो गया। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है क्या? तो एक सीए कितनी कंपनी की ऑडिट कर सकता है? 20 की। ऑडिटर को अपॉइंट करने से पहले कंपनी उससे क्या लेगी? सर्टिफिकेट, कि भाई हम आपको अपॉइंट कर रहे हैं, कहीं आप इस लिमिट को क्रॉस तो नहीं कर रहे, और मैं झूठा सर्टिफिकेट दूंगा तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी। बोलो यहां तक की बातें क्लियर है? अब बच्चों एक और कहानी सुनो। मेरे पास में क्लाइंट आया जिसका नाम था रिलायंस लिमिटेड। रिलायंस लिमिटेड ने मुझे कहा कि सर आप हमारी कंपनी की ऑडिट करो, आप हमारी कंपनी की ऑडिट कर लो, हम आपको अपॉइंट कर देते हैं। मैंने कहा जी ठीक है। बोले लेकिन सर मेरी इस देश में 50 ब्रांच हो रहे हैं, पूरे इंडिया में मेरी 50 ब्रांचेज हो रहे हैं। ब्रांच जानते हो ना, शाखा, कि साहब मेरी 50 शाखाएं हो रहे हैं। अब कंपनी एक्ट क्या कहता है कि कंपनी और उसकी एवरी ब्रांच को ऑडिट करवाना क्या है? मैंडेटरी है, कि कंपनी की भी होगी और उसकी ब्रांच की भी क्या होगी? ऑडिट होगी। तो ये कह रहा है सर देखो, जब मैंने पूरी रिलायंस से आपको संभाला दी तो ये मेरा क्या है? हेड ऑफिस, और ये मेरी क्या है? ब्रांचेस। आपको इनकी ऑडिट करनी है साहब, क्या मैं ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता हूं? क्या ये ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता हूं? क्वेश्चन समझ गए क्या? एक सीए 20 कंपनी की ऑडिट कर सकता है, देख लो। क्या बोल रहे हो बेटा? आप कह रहे हो कर सकता है। कितनी मानी जाएंगी? तो ये ध्यान रखना, अगर हेड ऑफिस के साथ आपके पास में उसकी क्या आती हैं? ब्रांचेज आती हैं, चाहे 1 आओ, चाहे 10 आओ, चाहे 50 आओ, चाहे 100 आओ, इनको गणना के लिए कितना माना जाएगा? 1। तो ये कितनी ऑडिट हुई मेरे पास? 51 नहीं हुई, 1 ऑडिट हुई है 20 की गणना के लिए। समझ में आ गया क्या? तो आप हेड ऑफिस के साथ कितनी भी ब्रांचों की ऑडिट कर सकते हो, वो गणना में शामिल ही नहीं होंगी। क्लियर है? आगे बात समझ में? अब आगे की कहानी सुनो साहब। रिलायंस के जो अंबानी जी हैं वो मुझे अपना ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं, पर कर नहीं पा रहे, क्योंकि जो उनके ऑडिटर साहब हैं चतुर्वेदी पी साहब, वो उनके क्लासमेट थे, उनके साथ पढ़ते थे, यारी दोस्ती है साहब। तो सीए तो उनके वही रहेंगे, वो दूसरे से ऑडिट नहीं करवाएंगे। पर वो चाहता है कि मैं सर आपसे भी जुड़ूं, जयपुर की एक काम करो, मेरी 4 ब्रांचें हैं, उनकी ऑडिट आप कर लो। क्या ऐसा हो सकता है कि मेन ऑडिट कोई और करे, ब्रांच की ऑडिट कोई और करे? ऐसा हो सकता है? हो सकता है। हेड ऑफिस का ऑडिटर कोई और हो सकता है और ब्रांच का ऑडिटर कोई और हो सकता है, और दोनों सेम भी हो सकते हैं। ये तो सामने वाले की इच्छा है। तो मुझे केवल ब्रांचेज मिल गई, हेड ऑफिस नहीं मिला मेरे पास। मैं कहूंगी ये हेड ऑफिस नहीं आया मेरे पास में, केवल 50 ब्रांच आ गई, तो बताओ ये कितनी मानी जाएंगी? हाँ बच्चों, अगर आपके पास में ओनली क्या ही है? ब्रांच, या क्या ही है? ब्रांचेस,
शाखा या शाखाएं कितनी भी आ जाओ, इसको क्या मान के चलना, एक। अगर 50 ब्रांच की ऑडिट आ गई, कितनी मानी जाएंगी, एक। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ब्रांच उसी को कहते हैं। ब्रांच की परिभाषा क्या है, जो हेड ऑफिस के जैसा मूलभूत गतिविधि वही करे और उसी की हो, तभी तो ब्रांच मानी जाएंगी। मैं समझ गया आपकी बात। एक कंपनी की ब्रांच आ गई 10, दूसरी कंपनी की ब्रांच आ गई 15, तो कितनी ऑडिट हो गई मेरी, 2। अलग अलग कंपनी है ना, तो अलग अलग ही गिनी जाएंगी। बोलो समझ में आ गया क्या? आगे बढ़ूं? क्लियर है? अब देखो आजकल क्या है बच्चों, मल्टीपल सर्विस का जमाना है। मल्टीपल सर्विस का जमाना है। आपके जूनियर अकाउंटेंट में ऐसी कोई सब्जेक्ट नहीं है जो मुझे नहीं आती हो, RSR JNFR को छोड़ के, तो वो हमने नहीं पढ़ी। मुझे इकोनॉमिक्स भी आती है, मुझे अकाउंट्स भी आती है, मुझे ऑडिट भी आती है, BO भी आती है, और मनीसर को भी आती है। भाई चार्टेड अकाउंटेंट है, ये तो है ही क्या चीज़। लेकिन हम सारी तो नहीं पढ़ा रहे। क्यों नहीं पढ़ा रहे? एक आदमी मल्टी स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता, ये मान के चलना आप। आजकल तो जमाना ही ऐसा आ गया, जैसे डॉक्टर है, पहले खाली डॉक्टर बनते थे, अब डॉक्टर कैसे बनने लगे, आंखों का अलग, समझ लो, दिल का डॉक्टर अलग, हड्डियों का डॉक्टर अलग, स्पेशलाइजेशन। तो जमाना आ गया ऐसा। तो कंपनियां हो गई बड़ी चतुर। अब रिलायंस जैसी कंपनी मेरे को अकेले को अपॉइंट कर ले, तो उसके मन में ही रहेगा यार पता नहीं काम ढंग से हुआ कि नहीं हुआ। तो एक कंपनी है, मान लो ABC लिमिटेड, ये अपनी ऑडिट के लिए 2 या 2 से ज्यादा CA को अपॉइंट करना चाहती है। कर सकती है क्या? 2 या 2 से अधिक अंकेक्षक। मेरा क्वेश्चन समझ गए होंगे आप? भाई एक ही साल की ऑडिट हो रही है, एक ही कंपनी की ऑडिट है, पर वो 2 CA को अपॉइंट करना चाह रही है, और सर दोनों को फीस देनी पड़ेगी। कंपनी को पैसों की टेंशन ही नहीं है, उसको क्वालिटी चाहिए। पैसों की कोई टेंशन ही नहीं है कंपनी को, भी पैसा चाहे जितना ले लो तुम, हमें काम में क्या चाहिए, क्वालिटी। तो वो 2 क्या 3 को अपॉइंट कर लेगी, 4 को अपॉइंट कर लेगी, बोले बस सब मिलके काम करो तुम। जब 2 या 2 से अधिक CA मिलकर काम करते हैं, तो उसको मैं एक नाम दे रहा हूं, क्या, जॉइंट ऑडिट। ये मैं आपको बाद में बहुत डिटेल में समझाऊंगा। इसके ऊपर हमारा इंस्टीट्यूट जो है ऐसे 299 इशू कर चुका है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 299 इशू कर चुका है। जब मैं आपको एक चैप्टर कराऊंगा टाइप्स ऑफ ऑडिट, उसमें कराऊंगा संयुक्त अंकेक्षण क्या होता है, जॉइंट ऑडिट क्या होती है। तो संयुक्त अंकेक्षण क्या होता है बताओ? जब 2 या 2 से ज्यादा CA मिलकर क्या करें, ऑडिट करें। 2 या 2 से ज्यादा CA मिलकर क्या करें, ऑडिट करें, तो उसे हम क्या कहते हैं बताओ? हम उसे जॉइंट ऑडिट कहते हैं। 2 अलग अलग फर्में भी हो सकती हैं। हाँ ये बात, एक ही फर्म में 2 पार्टनर हैं और दोनों मिलकर ऑडिट करें, तो वो जॉइंट ऑडिट नहीं है। आपको इसका जवाब समझ में कैसे आएगा? तो मुझे खाली एक चीज का आंसर दे दो, जॉइंट ऑडिट क्यों कराई जाती है? निष्पक्ष तो एक अकेला भी रहेगा, स्वतंत्रता नहीं है, निष्पक्षता नहीं है, तो आप ऑडिटर ही नहीं हो। बताओ जॉइंट ऑडिट क्यों करवाई जाती है? ऐसा मान नहीं सकते ना कि वो CA गलती नहीं निकाल पाएगा, फिर काहे का CA। एक्चुअली जॉइंट ऑडिट कंपनी की वजह से नहीं आई है, CA की वजह से आई है। CA ने कहा भैया इतनी सारी जिम्मेदारी एक ही कंधे पे, मैं क्या है छोटी मोटी कंपनियों की ऑडिट करता हूँ ना, वहां तक डर नहीं लगता, लेकिन मैं रिलायंस की ऑडिट करने लगा, मान लो रिलायंस जियो की ऑडिट करके आ रहा हूँ, और मैंने एक एंट्री देखी, क्या देखी, नेटवर्क शेयरिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू वोडाफोन 500 करोड़। वोडाफोन को जियो ने कितने रुपए दिए, 500 करोड़ रुपए दिए, एक एंट्री 500 करोड़ की। मैं कहा भाई कहीं के दिए, एविडेंस दिखाओ, 500 करोड़ रुपए दे दिया आपने इसको, किस बात के दिए? बोले नेटवर्क शेयरिंग कर रहे हैं हम लोग। मैं कहा इसका एविडेंस, एग्रीमेंट ला के दे दिया 250 पेज का, लो पढ़ लो, लिखा हुआ है इसमें सारा। यार
अगर उसमें हल्की सी भी चूक हो गई तो मेरी तो 7 पीढ़ियां जेल में भी रहेंगी। और साहब अंकेक्षक का दायित्व जो है ना वो दीवानी और आपराधिक दोनों आता है। मैं जेल भी जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था ना साइन करने में अब डर लगता है। पहले शौक हुआ करता था, अब डर लगता है कि साइन करने का मतलब जिम्मेदारी। और फिर मोदी जी ने और बैंड बजा दी। मानो मोदी जी ने क्या स्टेटमेंट दिया था एक बार कि सीए के हस्ताक्षर में वो पावर है जो पीएम के हस्ताक्षर में भी नहीं है। तो सारे सीए खुशी मनाने लग गए, अरे वाह वाह आज तो पीएम साहब ने हमारे लिए क्या कह दिया। बाद में मालूम चला कि वो क्या कह गया कि भाई और बहनों ऐसे साइन मत कर देना, क्योंकि ये आपका वो साइन है जो पीएम का भी नहीं है। इतनी भयंकर जिम्मेदारी है। हर महीने का ऑन एन एवरेज एक सीए जेल जा ही रहा है। आप रोज अखबारों में पढ़ रहे होंगे, एवरेज निकल के आ रहा है ये। हर महीने एक सीए को जेल हो रही है, हर महीने। जैसे डायनासोर लुप्त हो गए ना, एक टाइम में सीए की प्रजाति लुप्त हो जाएगी, सारे जेल में मिलेंगे। तो जिम्मेदारियां बहुत है साहब। जिम्मेदारियों का बोझ मैं अकेला कैसे भुगतूं? तो इसलिए क्या कॉन्सेप्ट आया कि 2 कंधे की बजाय 4 कंधे हो, बोझ उठा लेंगे। तो कम से कम 2 लोगों के बीच में क्या बटे? दायित्व बटे। तो बताओ, अगर कोई आपसे पूछे कि संयुक्त अंकेक्षण क्यों किया जाता है, बताओ। दायित्वों को बांटने के लिए कि काम को बांटने के लिए? और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। संयुक्त अंकेक्षण किया जाता है, ऑप्शन ए कार्य का विभाजन करने के लिए, ऑप्शन बी दायित्व का विभाजन करने के लिए। दायित्व बांटने के लिए, काम बांटने के लिए नहीं। अब बताओ, अगर एक ही सीए फर्म को अपॉइंट किया जिसमें 2 पार्टनर हैं, दायित्व बटे क्या? फर्म में तो सारे पार्टनर ही क्या है? लाइबल है। आज अगर कोई सीए फर्म है उसमें एक पार्टनर ने गड़बड़ करी तो सारे के सारे पार्टनर क्या हैं? लाइबल हैं। तो बताओ दायित्व कहां बटे? इसलिए 2 अलग अलग क्या होने चाहिए? सीए होने चाहिए। कौन होने चाहिए बताओ? 2 अलग अलग सीए होने चाहिए। क्लियर है क्या? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? चलो पूछते हैं, आप बताना। शादी हो गई आपकी, देवरानी है? नहीं, जेठानी? जेठानी है, हाँ। देवरानी और जेठानी, इनके अगर आप सही ढंग से शब्दों को बोलोगे तो लास्ट में लिखा हुआ है रानी। देवर की रानी देवरानी और जेठ की रानी जेठानी। ये दासी तो है नहीं, तो दासता स्वीकार कैसे करेंगी? ये गई घर में जाते ही घमासान। और फिर फिल्म बनी बागबान कि ससुर तेरा सास मेरी। क्या सारे काम बांटे जा सकते हैं? क्या सारे काम बांटने योग्य हैं? अगर काम का बंटवारा हुआ है तो तू तेरा और मैं मेरा। तूने कुछ गड़बड़ कर दी, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, क्योंकि काम बांटा गया था। यह है जॉइंट ऑडिट। समझ में आ रहा है? तो दायित्व किसके अनुसार आता है इसमें? कार्य विभाजन के अनुसार। पर कार्य को बांटने के लिए जॉइंट ऑडिट नहीं हो रही है। जॉइंट ऑडिट क्यों हो रही है? दायित्व को बांटने के लिए। पर दायित्व बटेंगे कैसे? कार्य विभाजन के अनुसार। और अगर कोई कार्य विभाजित नहीं किया जा सके, जैसे सास ससुर को थोड़ी बांटा जा सकता है। बताओ, बांट रखा है क्या आपने? नहीं बांटा जा सकता ना। आप बताओ, आपके सास ससुर की जिम्मेदारी आपकी है या आपकी जेठानी की है? भाई ये तो अभी लाडली है, बेचारी गई है, देवरानी है, छोटी है? दोनों की है साहब, दोनों की है। तो जो काम नहीं बांटे जा सकते वहां पर दायित्व कैसा आएगा? संयुक्त। और काम बांटा गया तो तू तेरा और मैं मेरा। शॉर्टकट में मैं आपको ये बता सकता हूं, हालांकि मैं आगे आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। संयुक्त अंकेक्षण जो जॉइंट ऑडिट होती है, सबसे पहली और खास बात, ये जॉइंट ऑडिट जो हो रही है आपकी, ये दायित्वों को बांटने के लिए होती है। दायित्व के बंटवारे हेतु होती है। जॉइंट ऑडिट क्यों होती है बताओ? दायित्व के बंटवारे हेतु। दूसरी बात, दायित्व का विभाजन। दायित्व का जो विभाजन होता है वो किस आधार पर होता है?
कार्य के आधार पर, कार्य के विभाजन के आधार पर, कार्य के विभाजन के आधार पर दायित्व बटेंगे। अब यहां पे दो बातें होंगी, या तो कार्य क्या होगा विभाजित, या तो काम बटा होगा आपस में, या काम बट ही नहीं सकता, सारे काम थोड़ी बट सकते हैं। या तो कार्य विभाजित होगा या कार्य क्या होगा अविभाजित होगा। अगर कार्य विभाजित है तो जो दायित्व आएंगे वो किए गए कार्य के अनुसार होंगे, यानी कि जिसने जो काम किया बस वही उत्तरदायी है, दूसरे को आप टारगेट नहीं कर सकते। किए गए कार्य के अनुसार उसके दायित्व होंगे। लेकिन चूंकि काम बांटा ही नहीं है तो दायित्व कैसा आएगा बताओ, संयुक्त भी होगा, और एक आदमी चुकाते चुकाते चुक गया तो उसका दायित्व दूसरे को चुकाना पड़ेगा, पृथक पृथक भी होगा। समझ में आ गया क्या? तो कार्य के अनुसार है तो इसका मतलब दायित्व कैसा है आपका पृथक पृथक, तू तेरा मैं मेरा। ये जॉइंट ऑडिट का कॉन्सेप्ट है। अब समझ में आ गया? अब बताओ अगर सीए फर्म को अपॉइंट किया तो वो जॉइंट ऑडिट थोड़ी है, और दो अलग अलग फर्मों को अपॉइंट किया तो जॉइंट ऑडिट है, दो सीए अलग अलग को अपॉइंट किया गया तो भी क्या है वो जॉइंट ऑडिट है। समझ में आ गई क्या? अब वो उस पर मैं आ रहा हूं, तभी तो मैंने एक स्टोरी सुनाई, ये नहीं मैं जॉइंट ऑडिट क्यों पढ़ाता आपको। हाँ ये बात भी है, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। इस बच्चे ने पूछा साहब जॉइंट ऑडिट पे साइन कौन करेगा, हालांकि मैं जॉइंट ऑडिट अभी पढ़ाना नहीं चाह रहा आपको पूरा डिटेल में, पर आपकी जिज्ञासा है तो मैं शांत कर देता हूँ। आप तो छोड़ो जॉइंट ऑडिट ऑडिट, ये बताओ भिंडी की सब्जी कैसी लगती है आपको? नहीं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ। देखो मुझे अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसको इंग्लिश में लेगर, वो क्या बोलते हैं लेडी फिंगर, तो यार लेडीज का नाम हो गया मैं यार ये नहीं जमेगी अपने, बात समझ लो। मैं भिंडी की सब्जी नहीं खाता और आपको अच्छी लगती है, प्रॉब्लम किस में है, भिंडी में कि मेरे में? मुझ में प्रॉब्लम है भाई, भिंडी तो लोग खा ही रहे हैं, प्रॉब्लम तो मेरे में है ना। नहीं समझे? राय क्या दी जाए, भिंडी कैसी होती है, राय क्या दी जाए? हम दोनों की बात करें, हम जॉइंट ऑडिटर हैं, तो इसकी राय क्या है? अब भिंडी तो सुपर होती है यार, मैं कहें कि भिंडी। तो जब राय दोनों की सेम नहीं है तो रिपोर्ट एक होगी कि अलग अलग होगी, चाहे कंपनी एक हो। और अगर दोनों की राय एक है तो रिपोर्ट भी एक दे देंगे और साइन है दोनों करेंगे। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा वो पूछ लिया मेरे से, किसका? रिपोर्ट का। रिपोर्ट के मामले में क्या है, अगर एक राय है, एक राय है तो एक रिपोर्ट, और अगर दोनों की राय कैसी है, भिन्न भिन्न राय है, कि सब आपको लग रहा है सब कुछ सही है और मुझे लग रहा है सब कुछ गड़बड़ है, तो एक राय कैसे दें? मैं आपकी राय से बाध्य नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं अपनी राय दूंगा और आप अपनी राय देना। तो रिपोर्ट कैसी जाएगी? पृथक पृथक, साइन तो हर हाल में दोनों करेंगे। जब पृथक पृथक जा रही है तो मैं मेरी रिपोर्ट पे साइन करूंगा, आप अपनी पे करना, और जब दोनों मिलकर एक ही रिपोर्ट दे रहे हैं तो उस पर दोनों क्या करेंगे? साइन करेंगे। अब बोलो समझ में आ गया? और कोई के मन में डाउट? आगे बढ़ूं? तो हमारा क्वेश्चन जो आगे चल रहा था, अंक एक्शन की अधिकतम सीमा। इस एबीसी लिमिटेड ने क्या किया, दो ऑडिटर को नियुक्त कर लिया, एक मिस्टर जे को और एक मिस्टर पी को। दो अलग अलग सीए हैं, दोनों को जॉइंट ऑडिटर के रूप में अपॉइंट कर लिया कि भाई तुम दोनों मिलकर मेरी क्या करो, ऑडिट करो। कहानी समझ में आ रही है क्या? आ रही है बेटा? एक सीए कितनी ऑडिट कर सकता है? 20। किसकी लिमिट में काउंट होगी भाई? जे 20 कर सकता है, पी 20 कर सकता है, किसकी लिमिट में काउंट करूं? जे की में करूं कि पी की में करूं कि दोनों की में करूं? दोनों की में, क्योंकि ऑडिट तो दोनों ने करी है। तो एक लिमिट इसकी कम हो गई और एक इसकी कम हो गई। ये जॉइंट ऑडिट दोनों के केस में गिनी जाएगी। समझ में आ गया क्या? भले ही कंपनी कितनी है? एक। ऑडिट कितनी हुई है? एक। पर ऑडिटर कितने हैं? दो। तो दोनों की अपनी अपनी लिमिट काउंट होगी। बोलो ये बात समझ में आ रही है क्या यहां तक की? आगे बढ़ूं? अब नेक्स्ट टॉपिक आता है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बताओ मेरे पापा की भी ऑडिट होगी क्या?
मेरे पापा का जो बिजनेस है उनकी ऑडिट होगी क्या? देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, कंपनी, और मेरे पापा जी हैं लाला जी, तो कंपनी एक्ट के प्रावधान तो लागू होंगे ही नहीं। लेकिन इस देश में एक एक्ट और है, कौन सा? इनकम टैक्स एक्ट, आयकर अधिनियम। मैं आपको कल की बात बताता हूं। कल शाम को 6 बजे मेरे पास में केस आया। आपने अजमेर रोड पे महिंद्रा वर्ल्ड सिटी का नाम सुना होगा, सुना है ना, सेज। तो वहां पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने उसको सेज डिक्लेयर किया और उस एरिया को डेवलप किया। तो वहां पे जो पुश्तैनी जमीनें थी जिन लोगों की, गवर्नमेंट ने उनकी जमीनों को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, अधिग्रहण कर लिया गवर्नमेंट ने उनकी जमीनों का। और ये कहा भाई तुम्हारी 10 बीघा जमीन लिए तो तुमको 1 बीघा जमीन कंपनसेशन में दी जाएगी। अच्छा, उसमें उनको नुकसान कुछ नहीं था, क्योंकि उनकी 10 बीघा जमीन जब तक डेवलप नहीं हुई थी तब तक रेट थी मान लो 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, और डेवलप होती वो हो गई 1 करोड़ की, तो उनको कंपनसेशन में जमीन दे दी। आगे सुनना कहानी। फिर क्या हुआ साहब, जिसको जमीन मिली ना 1 बीघा, वो डेवलप मिल गई, रातों रात करोड़पति हो गया वो तो अपने आप ही। और वहां पे लोग ग्राहक आने लग गए, अटैचियां ले लेके, ये 2 करोड़ संभालो, 1 करोड़ संभालो, ये जमीन हमको दे दो। तो उसने देखा यार अपने को तो 2-2.5 करोड़ मिल रहे हैं, पूरी जिंदगी कमाएंगे नहीं, मजे करेंगे। तो उस भाई ने क्या किया, 2.5 करोड़ रुपए में जमीन बेच दी। और जिसको बेची ना उसने उसकी रजिस्ट्री कराई 30 लाख रुपए की खाली। तो 30 लाख का तो दे दिया चेक, और 2 करोड़ 20 लाख रुपए उसको क्या पकड़ा दिए, नगद, ब्लैक मनी। अब वो बेचारा पढ़ा लिखा कम था, जानता था नहीं, वो 2 करोड़ 20 लाख रुपए लेके उसने कहा जमा करा दिए बैंक में। ये बात है सन 2014-15 की, जो उसने ये कारनामा किया। और उसके पास आ गया कल दंदनाता नोटिस, 2 करोड़ 20 लाख जमा कराए हो और हमें बताए भी नहीं हो। आयकर विभाग ये कहता है कि अगर जुगल सर 60 मिनट की क्लास ले रहे हैं तो उसमें 18 मिनट मेरी है, क्योंकि 60 मिनट इंटू 30% ये तो जाएगा भारत सरकार को इनकम टैक्स में। ये तो मेरे को टैक्स भरना है, मैं को नहीं भरूंगा, टैक्स तो भरना पड़ेगा भैया। प्रभु राम के राज्य में ही था, देश चलेगा कैसे, पैसा तो चाहिए ना देश को भी, तो अपन ही कमा के देंगे। तो इनकम टैक्स एक्ट लगता है। अब वो बेचारा यूँ बोला सर क्या होगा मेरा, मैं कहा देख 2.5 करोड़ तूने लगभग जमा करा दिए, 30% के हिसाब से 75 लाख तो टैक्स है, पर ये तो तब था जब तू प्रेम से भरता, अब तो नोटिस आने पे भर रहा है। तो 75 लाख रुपए ही पेनल्टी है, तो 1.5 करोड़ रुपए तो तैयार रखना, ये डिपार्टमेंट को देने हैं। और बाबूजी मैं तो मर जाऊंगा, मैंने तो सारे पैसे कर दिए खर्च, मेरे पास तो 20 लाख रुपए नहीं है। और साहब मेरे को मालूम होता तो मैं ऐसा क्यों करता। मैं कहा जी क्या हुआ था, जब मैं गांव से जयपुर आया ना तो मेरे पास एक स्कूटी थी और मैं स्कूटी लेके चला, बीच बीच में एक लाइट चालू बंद हो रही थी, कभी लाल हो रही है कभी हरी हो रही है, अपने को क्या मतलब है, होती होगी। मैं तो निकला आगे, एक पुलिस वाले मेरे को इधर इधर क्या लाइट नहीं दिख रही, मैं कहा हाँ पता नहीं शायद बल्ब खराब हो गई, कभी लाल हरे ऐसे हो रहे हैं। अरे मतलब बेवकूफ, लाल का मतलब रुकना। मैंने कहा ये किसने कहा, बोला कहाँ से आया है, मैंने कहा इस गाँव से आया हूँ। बोला वहाँ लाइट नहीं है, मैंने कहा लाइट आती है कहाँ, वहाँ कोई लाइट वाइट नहीं है, वहाँ कोई हेलमेट कुछ नहीं होता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो गाड़ी अगर कोई बाइक ले आए ना तो उसको पैसे वाला मान लेते हैं। तो मुझे तो जानकारी नहीं थी, बताओ चालान कटेगा नहीं कटेगा। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। अब वो बेचारा हाथ जोड़ने लगा, और साहब मेरे को मालूम ही नहीं था, बताओ मैं कोई क्राइम थोड़ी कर रहा हूं। मैंने कहा हो गया, आपको कर की जानकारी नहीं है तो इसका मतलब माफी मिल जाएगी क्या, नहीं मिलेगी, जानकारी होनी चाहिए थी। तो इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति चाहे लालाजी हो, कंपनी हो, कोई भी हो, उसकी 1 करोड़ से अधिक की क्या हो जाती है, बिक्री, कमाई नहीं बिक्री। समोसे की दुकान लगा ली, 1 करोड़ से ज्यादा के समोसे बेच दिए आपने, तो एक सीए से क्या करवाओगे, ऑडिट कराओगे, चाहे आपकी इच्छा हो या नहीं हो। तो 1 करोड़ से अधिक की बिक्री हो गई तो सीए से ऑडिट करानी पड़ेगी। बताओ इस ऑडिट को क्या नाम दूं।
इस ऑडिट को कंपनी ऑडिट तो बोल नहीं सकता, क्योंकि कंपनी एक्ट में थोड़ी लिखा है ये बात कहाँ लिखी है? इनकम टैक्स एक्ट में। इस ऑडिट को मैं नाम दे रहा हूं क्या? टैक्स ऑडिट, कर अंकेक्षण, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के तहत है कर अंकेक्षण। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? तो इनकम टैक्स किस पे लगता है? आप बताओ किस पे लगता है इनकम टैक्स? इनकम टैक्स किस पे लगता है? प्रत्येक व्यक्ति पे लगता है, प्रत्येक व्यक्ति पे, चाहे लालाजी हो, चाहे परिवार हो, चाहे साझेदारी फर्म हो, चाहे कंपनी हो, इवन आपको मजेदार बात बताऊं, चाहे देवी देवता हो। हाँ, आप क्या समझते हो? सुबह सुबह गोविंद देव जी की कमाई, अभी तो 11 भी नहीं बजे, 5 लाख के कर चुके होंगे। जयपुर के 2 ही महाराज हैं, ठाकुर जी, गोविंद देव जी, और इधर नहीं, जयपुर के, जयपुर में अगर आपको सक्सेस लेनी है ना, दोग दिया ना, ठाकुर जी के, गोविंद देव जी के, और फल अगर वो चाहिए, देखो एग्जाम देने के बाद गणेश जी के दोग दिया हो, और एग्जाम से पहले ठाकुर जी के दोग दिया हो। जयपुर के 2 ही राजा हैं, और दोनों की कमाई आती है सुपर। अभी 11 बजे तक दोनों 5-5 लाख रुपए कमा चुके होंगे। चढ़ावा आता है भयंकर, और रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है। जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट आ रहा है, अब 11 रुपये में काम नहीं चलेगा, अब थोड़ा सा बढ़ाओ, तो उस अकॉर्डिंग इनकम आती है। बताओ ये पैसा जा कहाँ रहा है? क्या इसकी ऑडिट नहीं होती? इनकम टैक्स वाले तो इसको भी नहीं छोड़ेंगे, कोई हो चाहे कोई भी हो। अगर तुम्हारे सपनों में ये आ गया ना कि कौन बनेगा करोड़पति में, मैं बन गया करोड़पति, सपना आँख खुलते ही सामने इनकम टैक्स वाले मिलेंगे। टैक्स कहाँ है भैया? टैक्स कहाँ है? इसलिए सपनों में टैक्स भी चुका देना, नहीं तो इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। नॉशनल इनकम के ऊपर भी टैक्स लेती है गवर्नमेंट, काल्पनिक आय के ऊपर भी टैक्स लेती है, जो हुई नहीं है पर कल्पना कर ली तो ही टैक्स है। जैसे इनकम टैक्स में बहुत सारे प्रोविजंस हैं, तो टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। अब इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि एक सीए मैक्सिमम कितनी ऑडिट कर सकता है? 60 टैक्स ऑडिट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? सर कभी 20 बोल रहे हो, कभी 60 बोल रहे हो। 20 क्या है और 60 क्या है? समझ में आ गया क्या? अब समझाओ मुझे इस एग्जाम्पल के थ्रू। एक कंपनी है साहब, ABC लिमिटेड, इसकी बिक्री जो हुई है, इसकी जो बिक्री हो गई वो कितनी हो गई? 5 करोड़। पूरी साल में कितने की बिक्री करी है इसने? कौन सी ऑडिट करवाएगी? ABC लिमिटेड की बिक्री 5 करोड़ है, कौन सी ऑडिट करानी पड़ेगी? क्या टैक्स ऑडिट नहीं होगी? टैक्स ऑडिट होगी या नहीं होगी? भैया मैंने क्या कहा? 1 करोड़ से अधिक बिक्री चाहे देवी देवताओं की हो जाओ, ऑडिट तो करानी पड़ेगी। तो साहब इसको 2 ऑडिट करानी पड़ेंगी। कौन कौन सी? एक तो कंपनी ऑडिट, और एक कौन सी करानी पड़ेगी? टैक्स ऑडिट। इस कंपनी की 2 ऑडिट होंगी। अब कंपनी एक ही है पर ऑडिट कितनी होंगी? 2। एक कंपनी एक्ट के तहत और एक इनकम टैक्स एक्ट के तहत। और अभी तो 2 ही बता रहा हूं, ऐसी बहुत सारी हैं। बोलो समझ में आ रहा है? ये कंपनी मिस्टर जे को अपना ऑडिटर अपॉइंट करती है। मेरा पहला क्वेश्चन, क्या जे दोनों ऑडिट कर सकता है? कंपनी ऑडिट भी और टैक्स ऑडिट भी? या कंपनी अलग अलग अपॉइंट करे? ये कंपनी की इच्छा है, अलग अपॉइंट करे तो अलग कर ले, और एक को ही अपॉइंट करना चाहे तो एक को कर दे। 99% केस में क्या होता है? एक को ही अपॉइंट करते हैं, वो एक में ही वो दोनों काम कर लेता है एक साथ ही। समझ में आ रहा है? तो कंपनी ने मिस्टर जे को कंपनी ऑडिटर भी अपॉइंट किया और टैक्स ऑडिटर भी। बताओ जे की कौन सी लिमिट गिनी जाएगी? एक तो कंपनी ऑडिट कम हो गई, और एक क्या गिनी जाएगी? टैक्स ऑडिट। क्योंकि भले ही कंपनी एक है, ऑडिटर एक है, पर ऑडिट कितनी है? तो दोनों की एक एक लिमिट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहां तक समझ में आ गया क्या? क्लियर है? और कल मैंने आपको इस नियम का अपवाद बता दिया था कि एक सीए 20 कंपनी की ऑडिट कर सकता है, पर 20 की गणना में किन किन को शामिल नहीं करेंगे? ओपीसी। ओपीसी मतलब एकल व्यक्ति कंपनी, एक अकेला आदमी कंपनी बना ले तो उसको नहीं गिनेंगे। दूसरा
स्मॉल कंपनी के लिए 3 कंडीशन ध्यान रखना, जो सार्वजनिक कंपनी नहीं हो, मतलब निजी कंपनी हो। दूसरा, जिसकी पेडअप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो और जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो, तो वो क्या कहलाएगी? स्मॉल कंपनी। और अब ये लिमिट क्या कर दी इन्होंने? चेंज। समझ गए? तीसरा, डोरमेंट कंपनी, निष्क्रिय, उसके आप चाहे जितनी ऑडिट करो लिमिट में काउंट नहीं होगी। और चौथी, प्रत्येक ऐसी निजी कंपनी जिसकी चुक्तांश पूंजी पेडअप कैपिटल कितनी है बताओ? 100 करोड़ से कम है, तो इनकी ऑडिट नहीं होगी, मतलब इनकी काउंटिंग में नहीं लेंगे। कुछ पूछ रहे हो? नहीं नहीं, बिक्री तो एक ही है ना, दोनों का पीरियड सेम है, ट्रांजैक्शन सेम है, कंपनी सेम है, पर रिपोर्ट अलग अलग बनेगी। इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो रिपोर्ट बनती है ऑडिटर की, वो फॉर्म नंबर 3CB 3CD में जाता है, फॉर्म नंबर 3CB 3CD में जाता है। और ये आपका स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 700 में जो रिपोर्ट दी गई है वो जाता है। तो आपको 2 अलग अलग रिपोर्टें तैयार करनी है, रिपोर्ट का फॉर्मेट अलग है, बाकी जो फाइनेंशियल फिगर है वो तो सेम ही रहेंगे, वो अलग अलग थोड़ी होंगे। बोले यहाँ तक समझ में आ गया क्या? आगे बढ़ूं? तो देखो यहाँ तक की सेक्शन में एक बार पढ़ के बता देता हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा था सेक्शन 141 सब सेक्शन 3G। ये कह रहे हैं पर्सन हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर ही कैन नॉट ऑडिट एनी कंपनी। एक व्यक्ति जो कहीं और पूर्णकालीन क्या है, रोजगार में है, वो किसी भी कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता। एक CA एक्सेप्ट कर सकता है मैक्सिमम ऑफ 20 कंपनी ऑडिट, 20 कंपनी की ऑडिट स्वीकार कर सकता है, और ये सीमा क्या है? प्रति व्यक्ति है। अगर फर्म में 3 पार्टनर हैं तो फर्म कितनी ऑडिट कर सकती है? 60 ऑडिट स्वीकार कर सकती है। इस 20 की गणना में हम निम्न को शामिल नहीं करते हैं: एकल व्यक्ति कंपनी, लघु कंपनी, निष्क्रिय कंपनी, और प्रत्येक ऐसी निजी कंपनी जिसकी चुक्तांश पूंजी कितनी हो? 100 करोड़ से कम हो, हम उसको शामिल नहीं करते हैं। धारा 285 के अनुसार लघु कंपनी का तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जो पहली कंडीशन पब्लिक कंपनी नहीं हो, यानी कि कैसी कंपनी हो? निजी कंपनी हो, जिसकी पेडअप कैपिटल 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो और जिसका बिक्री यानी कि टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो। ये लिमिट 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में बढ़ा के कितनी कर दी है? 50 लाख की कैपिटल को 2 करोड़ कर दिया और 2 करोड़ के टर्नओवर को 20 करोड़ कर दिया। और अभी बजट आना बाकी है, 1 फरवरी को बजट आएगा। अब उसमें क्या कर दें क्या मालूम। और इनकम टैक्स तो ऐसी चीज़ है जिसमें हर बार ही क्या होना है? चेंज होना है। कंपनी एक्ट में इनकम टैक्स में चेंजेस होते ही होते हैं। तो जो स्टूडेंट मान लीजिए जिनके पास में मेरे पुराने पिछले बैच के नोट्स हैं, तो वो आप काम में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो पिछली वैकेंसी के नोट्स है वो भी काम में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपनी ऑडिट वाले को क्या करना पड़ेगा? आपको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या जाते हैं? चेंजेस। प्रत्येक ऑडिटर को इस संबंध में रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, भाई तुमने कितनी ऑडिट कर ली। कोई आदमी भूल से मान लो 20 ऑडिट कर चुका है और 21 भी ले ले, ये सोचते हुए कि अभी तो ये कौन से नंबर की है, तो ये भूल जो है ना, आपसे उम्मीद नहीं की जा सकती। आप चार्टेड अकाउंटेंट हो, आपको 20 तक की गिनती नहीं आ रही, बताओ। तो ये कह रहे हैं आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, और अगर आपने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, गलती से भी अगर आपने ऑडिट एक्सेप्ट कर ली, गलती से भी, तो चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के शेड्यूल सेकंड के पार्ट सेकंड के क्लॉज सेकंड के तहत आपको क्या माना जाएगा? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का गिल्टी माना जाएगा और आपके ऊपर कार्रवाई होगी। कोई भी कंपनी ऑडिटर को नियुक्त करने से पहले इस आशय का उससे क्या लेगी? सर्टिफिकेट लेगी। एक CA अधिकतम कितनी टैक्स ऑडिट कर सकता है? 60 टैक्स ऑडिट कर सकता है। अगर ज्वाइंट ऑडिट हो रही है तो भले ही कंपनी एक है, पर जितने भी ज्वाइंट ऑडिटर है सबकी लिमिट में काउंट किया जाएगा। और कंपनी के साथ अगर उसकी शाखाओं की भी ऑडिट है तो शाखाओं को नहीं गिनेंगे। हेड ऑफिस को क्या मान लिया जाएगा? एक ऑडिट। क्लियर है? और शाखा और हेड ऑफिस दोनों को मिलाकर भी कितना माना जाएगा? एक ही ऑडिट माना जाएगा। यहाँ तक सबके समझ में आ गया क्या? क्लियर है? तो आज आपकी एक और सेक्शन कंप्लीट हो गई 141 की सबसेक्शन 3 का क्लॉज G। इसको कंप्लीट कर देते हैं बच्चों, 1 मिनट। 141 की सबसेक्शन 3 का क्लॉज G के बाद क्या आता है? H। अब एक बात बताओ, ये जो ऑडिट हो रही है, CA साहब ऑडिट कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, स्वतंत्र व्यक्ति हैं, सारी चीजें सही चल रही है, फिर ये विजय माल्या जैसे लोग कहाँ से आ जाते हैं?
नीरव मोदी 11,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। पंजाब नेशनल बैंक था वो तो इसलिए हिला नहीं, और यस बैंक अगर ऐसा होता तो साफ ही हो जाता। आप मेरे को बताओ 11,000 करोड़ रुपए लेके कोई आदमी रातों रात कैसे भाग सकता है? एक दिन में हो जाएगा इतना बड़ा फ्रॉड? तो सीए क्या कर रहे थे? सीए क्या कर रहे थे? ऑडिट नहीं कर रहे थे क्या? उनको नहीं समझ में आया कि ऐसी कुछ गड़बड़ हो रही है? तो सीए मेरे जैसे थे कि तू 11,000 करोड़ लेके भाग, 2-4 करोड़ गिरा देगा तो अपन लपक लेंगे। फ्रॉड में शामिल हो गए। मैं कपट ढूंढने गया था कि कपट करने गया था? पर मिल गया, मिली भगत कर ली। कैसा हो रहा है? बिल्कुल साहब, बिल्कुल होता है। ऐसा होता है कि एक आदमी बेईमान हो तो फिर पूरी कौम ही बदनाम होती है साहब, ऐसा होता ही है। तो इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करते हुए कंपनी एक्ट में सेक्शन डाल दी। कौन सी? 141 की सबसेक्शन 3 का क्लॉज एच। ये कहती है कि यदि किसी अंकेक्षक को न्यायालय के द्वारा, ध्यान रखना मामला कहां पहुंचा? कोर्ट में। न्यायालय द्वारा यदि किसी कंपनी में कपट का अपराधी घोषित कर दिया गया, भाई मालूम चला कि आप फ्रॉड कर रहे हो, कोर्ट में केस चला और आपको कन्विक्टेड डिक्लेयर कर दिया गया, अपराधी घोषित कर दिया गया कि आप फ्रॉड आदमी हैं, आपने फ्रॉड किया है, तो देखो न्यायालय जो सजा देगा और वो सब अपनी जगह है, वो अलग बात है। हम तो अंकेक्षक की क्या पढ़ रहे हैं? अयोग्यता। तो ऐसा व्यक्ति जो कपट का अपराधी घोषित हो गया, अपराधी घोषित होने की तिथि से, अपराधी घोषित होने की तिथि से 10 वर्ष तक, कितने सालों तक? 10 वर्ष तक किसी भी कंपनी की ऑडिट करने के लिए क्या हो जाएगा? अयोग्य। किसी भी कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते आप, यानी कि 10 साल का कैरियर खत्म। अगर आप कपट के क्या पाए गए? अपराधी घोषित कर दिए गए। किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा। तो फिर आप किसी भी कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते। क्या बोल रहे हो? किसी की भी नहीं कर सकते। वो ऑफिसर स्मॉल वो तो गन्ना के लिए थी, मैं कह रहा हूं ऑडिट ही नहीं कर सकते। गन्ना तो बात की बात है, योग्य ही नहीं हो तुम। और ये तो खाली मैं अयोग्यता पढ़ा रहा हूं, और भी तो कार्रवाई होगी, उसके ऊपर जेल भी जाएगा, वो इंडियन पेनल कोड लगेगा, भारतीय दंड संहिता वो तो अलग है। ये तो कंपनी एक्ट की बात बता रहा हूं मैं आपको। कंपनी एक्ट कहता है कि अगर न्यायालय ने आपको कपट का अपराधी घोषित कर दिया तो जिस दिन घोषित हुए ना उससे 10 साल के लिए अपने कैरियर पे क्रॉस मार दो। भाई फ्रॉड थोड़ी करने देंगे आपको, बताओ। लोग विश्वास करते हैं आपके ऊपर और आप फ्रॉड कर रहे हो, नहीं समझे? अब मैं मनीष कल परसों बात कर रहे थे, मैंने कहा यार मनीष फोकट में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, फीस रिफंड देंगे तो भी बच्चे नहीं आना चाह रहे, ऐसा क्यों? मनीष ने कहा ऐसा है, लोगों को विश्वास ही नहीं है इंस्टीट्यूट के ऊपर कि फीस ले लेंगे तो वापस देंगे कि नहीं देंगे। मैंने कहा यार ऐसा थोड़ी होता है। बोले तूने मैंने किया नहीं इसलिए अपने को ऐसा लगता है, बाकी लोगों की चप्पल घिस जाती है वापस पैसे लेने में। ये बात भी सही यार, अनएथिकल लोग भी हैं दुनिया में। भाई जो कह दिया वो तो करना ही पड़ेगा ना आपको, लेकिन अनएथिकल लोग भी हैं, इसलिए लोगों का विश्वास नहीं बन पाता। तो अगर सारे सीए से कपट में शामिल हो जाएंगे तो सीए की वैल्यू क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, विश्वास ही नहीं करेंगे, और हमारा काम तो है ही विश्वास का। तो ये कह रहे हैं अगर आप न्यायालय के द्वारा कपट के क्या पाए गए? अपराधी पाए गए, अपराधी घोषित हो गए, तो घोषित होने की तिथि से कितने साल तक गए? अब मैं आपको एक बात बताता हूं साहब, कपट का केस मेरे ऊपर भी दर्ज है, फ्रॉड का केस मेरे ऊपर दर्ज है सिपरापत मानसरोवर थाने में। मेरी वाइफ ने केस दर्ज करा रखा है। हुआ क्या था कि मैंने शादी से पहले उसको वादे किए थे कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, और थोड़े दिन पहले उसने मेरे को अखरोट दिया कि ये तोड़ के बता। मेरे से वो अखरोट नहीं टूटा, तो मेरी वाइफ ने कहा ये आदमी किस बेस पे चांद तारे तोड़ने की बात कर रहा था, इसे अखरोट नहीं टूट रहा, और जाके पुलिस में मानसरोवर थाने में केस दर्ज करा दिया। वो बेचारा इंस्पेक्टर बड़ी मुश्किल से केस दर्ज किया, क्योंकि वो खुद भी उसी लेवल का था। जज तो कोमा में जो सुन रहा है यार ये केस कैसा आ गया।
क्या मैं अयोग्य हो गया या नहीं हुआ? अब इसमें दो बातें बता रहा हूं। पहली बात, केस दर्ज हुआ है, आरोपी साबित नहीं हुआ। किसी के ऊपर आरोप लगाने से अयोग्य नहीं होता है। वो कब होगा? जो अपराधी क्या हो जाए? घोषित हो जाए। एक बात समझ में आ गई? ध्यान रखना, अगर किसी ने कपट का केस आपके ऊपर कर दिया तो आप अयोग्य नहीं हो। पर अयोग्य कब होंगे? अपराधी घोषित होने की तिथि से, उससे पहले आप अयोग्य नहीं हो। केस तो चलते रहते हैं, केस का क्या है। एक बात समझ गए? दूसरा, मान लो मैं इस मामले में अपराधी घोषित हो भी जाऊं, हो सकते हैं क्या या नहीं हो सकते? देखो, मैं मेरी वाइफ से डरता क्यों हूं? क्योंकि हमारे टाइम पे क्या था, व्हाट्सएप थोड़े कम चलते थे, तो हम प्रेम पत्र लिखा करते थे। होता है, सगाई होती, शादी होती, तब तक अगर किसी के साथ ऐसा नहीं हो रहा तो वो इंसान नहीं है। और उसमें फीलिंग्स ही नहीं है, बताओ तो वो इंसान कैसे हुआ? भाई, अपनी पत्नी से प्रेम करना कोई गुनाह थोड़ी है। तो जब मेरी सगाई हुई तो मैं पत्र लिखा करता था। उन दिनों में मैं कलेक्शन ढूंढता था कौन सी शायरी कहाँ पे है, और बड़े बड़े वादे। बच्चों, व्हाट्सएप में, इन सब में आपको ये फायदा है कि ये एक ना एक दिन डिलीट हो जाएंगे। वो पत्र आज भी संभाल के रख रखे मेरी वाइफ ने। मैं बोलती मेरे को कि तुमने मेरे से वादा किया था। मैं क्या, कुछ नहीं किया, फालतू बात करती है। लेटर लेके आ जाती है, ये किसकी राइटिंग है? देऊं क्या? कोर्ट में है, एविडेंस है मेरे पास। मैं चुप। तो साहब, मेरी वाइफ के पास सारे प्रूफ हैं और उसने कोर्ट में सबमिट कर दिए और मुझे अपराधी घोषित कर दिया गया। बताओ, ऑडिट कर सकता हूं नहीं कर सकता? कर सकता हूं, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत मामला था। मैंने कंपनी में थोड़ी फ्रॉड किया है। फ्रॉड की अपराधी किस में हो आप? किसी कंपनी में। समझ में आ रहा है ना? तो अगर आप ऑडिटर की हैसियत से किसी कंपनी में फ्रॉड कर रहे हो और आपको अपराधी घोषित कर दिया गया, तो फिर आप ऑडिट नहीं कर सकते। बोलो, समझ में आ गया क्या? तो धारा 141 की उपधारा 3 का वाक्य एच भी क्या हो गया? कंप्लीट। और ये आज का आखिरी टॉपिक और अयोग्यता का आखिरी टॉपिक। इसी के साथ आपकी एक सेक्शन पूरी कंप्लीट। कौन सी? धारा 141, जिसके 4 पार्ट पढ़ाए। धारा 141 की उपधारा 1 और 2 ये किसमें थी? योग्यता में। और 3 और 4 अयोग्यता में। धारा 141 की उपधारा 3 का वाक्य आई क्या कहता है कि यदि कोई भी अंकेक्षक प्रत्यक्षतः मतलब डायरेक्टली या अप्रत्यक्षतः, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी कंपनी में, उसकी सब्सिडरी कंपनी में, उसकी होल्डिंग कंपनी में। समझ लो, यहां देखो, पूरा डायलॉग मत लिख देना, इसमें थोड़ा सा एक फर्क और है। क्या कह रहे हैं? प्रत्यक्षतः या प्रत्यक्षतः, कंपनी में, सहायक में और होल्डिंग में। जो मैं आपको डायलॉग बोलता था, कौन सा? CS हेज, वो सिर्फ कहां तक रख लेना? 3 ही। इसमें एसोसिएट और वो सब लिखा हुआ नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो किसी कंपनी में, सब्सिडरी में या होल्डिंग कंपनी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, धारा 144 में बताई गई क्या देते हो? सेवाएं। बताई गई सेवाएं प्रदान करते हो, तो फिर आप उनकी ऑडिट नहीं कर सकते। वन वर्ड में ये समझ लो, आपको ये तय करना है कि ऑडिट करनी है या ये सेवा देनी है। दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। या तो आप यही काम करोगे या दूसरा ही काम करोगे। बोलो, समझ में आ गया क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी की अकाउंटिंग करते हो, तो फिर आप उस कंपनी की क्या नहीं कर सकते? ऑडिट नहीं कर सकते। आप किसी कंपनी की इंटरनल ऑडिट करते हो, तो फिर आप उसकी स्टैच्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकते। तो ऐसी जो सेवाओं की लिस्ट है वो किस में दी गई है? धारा 144 में, जो मैं आपको कल डिटेल में बताऊंगा कि धारा 144 में कौन कौन सी सेवाएं हैं कि आप अगर वो दोगे तो ये ऑडिट नहीं कर सकते। दो में से एक काम करना आपको, या तो ऑडिट ही करो या ये सेवाएं दे दो, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। तो देखो, धारा 141 की उपधारा 3 का वाक्य आई क्या कह रहा है? यदि अंकेक्षक प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष धारा 144 के तहत बताई गई सेवाएं प्रदान करता है, तो उस कंपनी में, उसकी सहायक कंपनी में, उसकी सूत्रधारी कंपनी में क्या नहीं कर पाएगा? ऑडिट नहीं कर पाएगा। यहां तक क्लियर है? 141 की उपधारा 4 मैंने आपको बताई दी थी। कल हम स्टार्ट कर देंगे कौन सी धारा? धारा 144। क्लियर है? हाँ,
आप ये पूछना चाह रहे हो कि अगर कोई आदमी टैक्स ऑडिट कर रहा है, अंदाजा मैं समझा नहीं आपकी बात। टैक्स ऑडिट आप कर रहे हो, कंपनी ऑडिट मैं कर रहा हूँ, अलग अलग। हाँ वो तो प्रोविजन तो सेम ही है ना, वही वहाँ इनकम टैक्स का पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा, यहाँ पे आपका कंपनी एक्ट के प्रोविजन से चलेगा, दोनों ही देखने होते हैं आपको। क्लियर है यहाँ तक का? चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ते हैं अब।